हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। इससे पहले की वीडियोस में हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा यह समझने का प्रयास किया था कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस का निर्माण कैसे हुआ। फिर हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को स्टार्ट किया और साथ में उत्तर अमेरिका महाद्वीप की मैपिंग, इसके जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन और तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया था। अब आज का जो वीडियो होने वाला है ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और यदि इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा भाई, जब आप इस रीजन को देखते हैं तो यह है पूरा कंप्लीट अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जो कि केवल और केवल अफ्रीका के लिए ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मैप को मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं आपके साथ पूरी बातें साझा करूंगा। जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये मैप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यह है कंप्लीट अफ्रीका। अब इस अफ्रीका के मैप में आप याद रखें कि भाई कुछ सागर और कुछ महासागरों के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, देखो यदि आप अफ्रीका महाद्वीप के ही ऊपर यानी कि ये वाले एरिया में देखेंगे तो यहां पर आपको एक सागरीय क्षेत्र विद्यमान दिखाई देगा और इस सागरीय क्षेत्र को नाम दिया जाता है दैट इज भूमध्य सागर वाला एरिया। और शायद आपको पता हो कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एक मार्ग है जिसको नाम दिया जाता है जिब्राल्टर जल संधि। यदि नहीं पता है कि अटलांटिक महासागर कहां है तो ये जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी भाग नजर आ रहा है इसको नाम दिया जाता है अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र। अब इसको 2 पार्ट्स में पहले ही हमने डिवाइड कर लिया है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है जहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला एरिया। इसी का एक और सीमांत सागर है जिसको नाम दिया जाता है गिनी की खाड़ी वाला सेक्शन। इसके जस्ट ऊपर आपको गिनी देश देखने के लिए मिलेगा जहां पर आप पाएंगे कि अलग अलग कोस्ट हैं यहाँ, यानी कि तटीय क्षेत्र है। एलिफेंटा कोस्ट भी आपको इसी क्षेत्र में नजर आएगा। इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले याद रखें कि असल में यदि आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो एक जलसंधि से होकर गुजरना होता है जिसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से आप जानते हैं। इसको नाम दिया जाता है जिब्राल्टर जल संधि वाला सेक्शन। अब याद रखो कि ये जिब्राल्टर जल संधि तो पहले से ही डेवलप है और आज भी है, परंतु याद रखें कि जब आप भूमध्य सागर में आते हैं तो भूमध्य सागर से लाल सागर में आने का कोई भी मार्ग पहले नहीं था और इसीलिए यदि यूरोपियंस को भारत या फिर साउथ ईस्ट एशिया, कहां पर आता है ये साउथ ईस्ट एशिया, तो यदि आप इस मैप में देखेंगे तो आपको ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया। तो चाहे इंडिया हो या फिर चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, किसी भी नेशन के साथ यदि व्यापार करना होता था यूरोपियंस को या फिर हमें व्यापार करना होता था यूरोपियंस के साथ, तो याद रखें पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करना होता था। इसमें समय भी ज्यादा लगता था और दूरी भी बहुत ज्यादा थी। इस समस्या को सॉल्व किया गया था एक नहर के माध्यम से और इस नहर को नाम दिया जाता है क्या, सुएज कैनाल। अब ये जो डेवलप हुई ये 19वीं शताब्दी के लगभग डेवलप हुई थी, है ना। एग्जैक्ट ईयर आप एक बार गूगल कर लेना। जब ये डेवलप हुई तो फिर हमको एक आसान मार्ग मिला, नहीं तो पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप हमको यहीं क्रॉस कर आना होता था। और इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो जिब्राल्टर जल संधि थी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आज भी यदि मान लीजिए यूएसए है, कनाडा है या फिर ब्राजील है, कोई भी नेशन है या फिर मान लीजिए कोई भी यूरोपियन नेशन है, वो यदि भारत के साथ या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार करना होता है तो उसके लिए ये जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और साथ ही साथ यहां पर जो मौजूद है सुएज कैनाल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुएज कैनाल के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो याद रखें कि ये जो जिब्राल्टर जल संधि है इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अब जब मैं आपको यूरोप कॉन्टिनेंट कवर कराऊंगा तो वहां पर मैं भूमध्य सागर के कुछ सीमांत सागरों के बारे में और यहां पर मौजूद कुछ ज्वालामुखियों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो यहां पर अभी हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखना चालू करते हैं। तो ये जिब्राल्टर जल संधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात यह है कि जब आप जिस जिब्राल्टर जल संधि के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां पर याद रखें कि ये
असल में अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट तो करती ही है, साथ ही साथ दो नेशन है यहां पर, एक है स्पेन व एक आता है मोरक्को। तो स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करने का कार्य भी करती है। एक मुद्दा यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि आप अफ्रीकन नेशंस को देखें, यहां पर मोरक्को है, अल्जीरिया है ना, ट्यूनेशिया है, कई प्रकार के देश हैं। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो अकाल और भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा विद्यमान है। और यदि आप इस जिब्राल्टर जल संधि को देखें तो यहां पर एक ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, लगभग 14 से 16 किलोमीटर तक की इसकी दूरी आती है। और कई बार ये मुद्दा उठा है कि भाई क्यों ना यहां पर एक ब्रिज बना दिया जाए जिसके द्वारा ये जो अफ्रीकन लोग हैं ये यूरोप जाकर अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है और यहाँ पर जो गरीबी की समस्या है उसको दूर कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कारण यह है कि भाई यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा है, तो कई प्रकार की समस्या है यहाँ पर। तो बोलते हैं कि भाई यहाँ के लोग आसानी से यूरोप तक अपनी पहुँच बना सकें और यहाँ पर जाकर अपनी जो समस्या है इसको दूर कर सकें। इसके लिए बहुत बार बातचीत चली भी है कि भाई यूरोपियन नेशन के साथ मिलकर हम ऐसा कुछ टाई अप जैसा करें जिसके द्वारा अफ्रीकन लोग वहाँ पर जाकर अपनी जॉब सर्च कर सकें। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, परंतु बड़ी संख्या में जा सकें और पूरी समस्याओं का एक हल निकाल सके। याद रखें, इसको कभी भी यूरोपियन नेशन या फिर यूं कहा जाए कि यूरोप की कंट्रीज मंजूरी नहीं देती हैं, ठीक है। यानी कि दूरी बहुत ज्यादा कम है, चाहे तो पलायन हो सकता है परंतु उसके बाद मंजूरी नहीं दी जाती है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है यूरोप की नीतियां कि भाई असल में यहां पर जो संसाधन है यूरोप में उनका प्रयोग या फिर उन संसाधनों का यूज हमारे ही लोग करेंगे और वो संसाधन हमारे ही लोगों के ज्यादा काम आए। इस रणनीति को लेकर यहां पर आज तक डेवलपमेंट नहीं किया गया। नहीं तो ये जिब्राल्टर जल संधि एक ऐसा एरिया है जिसके उत्तर में यदि आप देखेंगे तो इतना अच्छा डेवलपमेंट की पूछिए मत, वर्ल्ड फेमस है। यूरोप के बारे में आप जानते होंगे। और दक्षिण में ऐसी समस्या कि लोग भूखमरी का शिकार है, अकाल का शिकार है, कुपोषण यहां पर हो रहा है, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि दो अलग अलग रूप आपको यहां पर जिंदगियों के देखने के लिए मिलेंगे उत्तर और दक्षिण के हिसाब से। बात समझ में आई? आफ्टर दैट यहां पर याद रखें कि ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। साथ ही साथ यहां पर कुछ अन्य सागर हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट वाले रीजन में, जो कि इसके बाद आ जाएगा, ये अटलांटिक महासागर, ये गिनी की खाड़ी वाला एरिया। और जो आप इसके नीचे आते हैं तो यहां पर आपको 3 पॉइंट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट रूप से मार्क करना है। यदि एटलस आपने सामने रखा हो तो आप वहां पर जाकर इन पॉइंट्स को आसानी से मार्क कर सकते हैं। जैसे कि लाइक यहां पर आपको एक पॉइंट तो देखने के लिए मिलेगा केप ऑफ गुड होप। कई बार आपने सुना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है इसे नाम दिया जाता है केप ऑफ गुड होप वाला सेक्शन। यदि आपके पास एटलस हिंदी वाला है तो वहां पर आशा अंतरीप लिखा होगा। किसी भी महाद्वीप या फिर उप महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु होता है इसको नाम दिया जाता है केप का। हिंदी में इसी को नाम दिया जाता है अंतरीप का। तो यहां पर जाकर आप केप ऑफ गुड होप को भी मार्क कर सकते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो यहां पर आप मार्क कर लेना। आफ्टर दैट जब आप इसी के आगे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा केप ऑफ अगुलहास। अच्छा, एक और बात कि जहां पर आपको केप ऑफ गुड होप नजर आ रहा है उसी के जस्ट ऊपर यदि आप देखेंगे यहां पर तो आपको केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण शहर है, एक सिटी है, वो भी देखने के लिए मिलेगी। यह है केप टाउन। और इसके आगे आते हैं तो आपको अगुलहास मिलेगा और साथ ही साथ सैन फ्रांसिस्को। अगुलहास और सैन फ्रांसिस्को, ये 3 बिंदु हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये तीनों ही आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक और बात कि ये तीनों ही बिंदु जब दक्षिण अफ्रीका में है तो यहां पर आपको 2 देश नजर आते हैं। ये पूरा एरिया कौन सा है तो इसको नाम दिया जाता है भाई साउथ अफ्रीका वाला सेक्शन या फिर दक्षिण अफ्रीका वाला रीजन। दक्षिण अफ्रीका के अंदर 2 ऐसे देश विद्यमान आपको दिखाई देंगे जो कि पूर्णतः स्थल रुद्ध देशों की कैटेगरी में आते हैं। ये देश कौन कौन से हैं तो याद रखें कि एक का नाम तो आता है भाई स्वाजीलैंड। इसी के अंदर स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे देश जो किसी भी सागर अथवा महासागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, यानी कि किसी भी प्रकार की जलीय सीमा उनकी नहीं होती है, इनको स्थल रुद्ध देशों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो एक तो आ जाता है स्वाजीलैंड। ध्यान से सुनना, मैं स्वाजीलैंड नाम दे रहा हूं, स्विट्जरलैंड नहीं बोल रहा हूं। स्विट्जरलैंड एक्चुअली आपको यूरोप में देखने के लिए मिलेगा, ये स्वाजीलैंड है। और जो सेकंड आता है इसका नाम है लेसोथो। ये दोनों ही आपको दक्षिण अफ्रीका के
अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेसोथो इजिली आपको मिल जाएंगे, आप मार्क जरूर कर लेना, ये दोनों स्थल रुद्ध देशों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब एक और बात याद रखें कि असल में ये जो केप ऑफ गुड होप है, इसी के आसपास एक सागरीय क्षेत्र आपको विद्यमान दिखेगा। इसको नाम दिया जाता है भाई हेलेना की खाड़ी या फिर बे ऑफ हेलेना, वहां पर लिखा होगा, इसको भी आप मार्क करें। अब क्यों मार्क करना है तो मैं बता देता हूं। देखिएगा, कई बार आपसे सागर और सीमांत सागरों का ऑर्डर पूछा जाता है, उनकी लोकेशन पूछी जाती है कि ये किस सागर के पास है, या फिर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ अगुलास, केप ऑफ सैन फ्रांसिस्को, इसके आसपास कौन कौन से सागरीय क्षेत्र विद्यमान हैं। और कई बार ये सभी पॉइंट्स न्यूज में चर्चा में भी रहते हैं, तो ये सभी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये याद रखें कि चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन अवश्य आते हैं, क्योंकि ये अक्सर न्यूज के हेडलाइन बने होते हैं और इसी संदर्भ में आपको ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि जो दक्षिण अफ्रीका वाला सेक्शन है, ये हाल ही में एक और कारण से चर्चा में है कि यहां पर एक प्रकार के पेंगुइन पाए जाते हैं। पेंगुइन वैसे तो यदि आप देखेंगे तो एनवायरमेंट में कहा जाता है, एनवायरमेंट में आप पढ़ते हैं कि जो पेंगुइन है ये स्थानीय निवासी हैं बेसिकली अंटार्कटिका के, परंतु दक्षिण अफ्रीका के पेंगुइन जिनको नाम दिया जाता है अफ्रीकन पेंगुइन, ये हाल ही में चर्चा में है। ये इसलिए क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज प्रकाशित होती है और यह कहा जाता है कि जो अफ्रीकन पेंगुइन हैं इनके वर्ष 2035 तक समाप्त होने की संभावना है। अब इसके लिए एक पूरा आर्टिकल मैंने कवर कराया था, परंतु यहां पर मैं यदि शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो दक्षिण अफ्रीका वाला सेक्शन है ये एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जहां से कई जहाज गुजरते हैं। अब चाहे यहां से यहां के देशों के द्वारा व्यापार हो या फिर चाहे पश्चिमी देशों के द्वारा व्यापार हो, यहां से जब व्यापार के लिए जहाज गुजरते हैं तो असल में यहां ऑयल फिलिंग के लिए रुकते हैं। और ऑयल फिलिंग यहां पर एक मेथड के द्वारा की जाती है जिसको कहा जाता है जहाज से जहाज बकरिंग। और ये जो बकरिंग होती है इसमें बहुत ही ज्यादा साउंड निकलता है, और ये जो साउंड वेव्स निकलती हैं असल में ये हानिकारक होती हैं इन पेंगुइन्स के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर चाहे किसी भी प्रजाति की हम बात करें, वो एक नियमित हर्ट्ज तक की या फिर एक नियत हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, उसके बाद वो इरिटेट करती है या फिर कहो सुनाई ही ना दे। तो यहाँ पर इन पेंगुइन के साथ भी है कि असल में जब जहाज से जहाज बकरिंग होती है तो यहाँ पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं ये इनको इरिटेट करती हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण ये जो बर्फ यहाँ की पिघल रही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का जब आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हिमाच्छादन आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर आपको अफ्रीकन पेंगुइन देखने के लिए मिलेंगे। अब समस्या ये है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का असर इस पॉइंट पर हो रहा है, जिसके कारण यहाँ की बर्फ पिघल रही है, और जब बर्फ पिघल रही है तो इनका जो प्राकृतिक आवास है ये नष्ट हो रहा है। तो वे पेंगुइन जो कि छोटे होते हैं, यानी कि यूं कहा जाए कि नवजात पेंगुइन जब जन्म लेते हैं तो भाई उस एरिया यानी कि जहां पर ये प्राकृतिक रूप से रहते थे वहां की बर्फ पिघल चुकी है, तो कई बार इनकी पानी में गिरने के कारण ही डेथ हो जाती है। और इसीलिए जो अफ्रीकन पेंगुइन है ये चर्चा में है, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि यदि इसी प्रकार से मानव अपना विकास करते गया और इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वर्ष 2035 तक ये समाप्त हो जाएंगे। ये एक बात। अब जब ये अफ्रीकन पेंगुइन चर्चा में है तो इसके साथ साथ पूरी पेंगुइन प्रजाति ही अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर सुनिएगा भाई कि जो अफ्रीकन पेंगुइन है ये तो पेंगुइन की एक प्रजाति है। असल में मैं पेंगुइन के यदि प्राकृतिक आवास की बात करता हूं तो इनका प्राकृतिक आवास आपको अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप वाला एरिया है वो इनका प्राकृतिक आवास है। और साथ में यदि वर्ल्ड में आप सबसे बड़े पेंगुइन्स की बात करेंगे तो इनका नाम आता है एम्परर पेंगुइन। ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप वाले एरिया में ये सबसे बड़े पेंगुइन की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। एक और बात याद रखें कि असल में वर्ष 2016-17 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर आप देखेंगे 2016 में भी घटना घटित हुई, 2017 में भी, 2018 में भी, कि एक साथ 10,000 पेंगुइन्स की मृत्यु हुई थी। और ऐसी हेडलाइन बनी थी, द हिंदू ने भी इसको कवर किया था, और अलग अलग न्यूज़पेपर जो कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं उन्होंने कवर किया था कि भाई ये प्रजाति को यदि संरक्षित नहीं किया गया तो पेंगुइन बहुत जल्दी इस धरा से खत्म हो जाएंगे। यानी कि दोनों हेडलाइन बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। इसका भी कारण जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण हो रहे इनके प्राकृतिक आवास की क्षति को बताया गया था।
साथ में याद रखें कि असल में ये जो एम्परर पेंगुइन है, ये सबसे बड़े पेंगुइन होते हैं आकार में। इनका जो आकार है ये लगभग 3 फुट तक होता है, ठीक है। और एक और होते हैं जिनको कहा जाता है ब्लू पेंगुइन, ये सबसे छोटे आकार के होते हैं। अब ये जिस एरिया में रहते हैं उसके आसपास एक तो हिमाच्छादन वाला क्षेत्र, और दूसरी बात कि ये पूरा क्षेत्र आसपास महासागर से घिरा होता है, यानी कि अंटार्कटिका वाला एरिया हो चाहे दक्षिण अफ्रीका वाले सेक्शन की आप बात करें, और वर्ल्ड में जहां जहां पर ये पाए जाते हैं तो आसपास आपको महासागरीय जल देखने के लिए मिलेगा। यानी जो ये पानी ग्रहण करते हैं वो बेसिकली होता है महासागरीय जल, और जो कि होता है खारा। इसके लिए इनमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहा जाता है सुपर ऑर्बिटर ग्रंथि। अब ये सुपर ऑर्बिटर ग्रंथि का क्या काम है? तो भाई ये जिस एरिया में रह रहे हैं उसके आसपास आपको महासागरीय क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ताजा पानी नहीं है यहाँ पीने के लिए। इसलिए प्रकृति ने इनको एक ग्रंथि प्रदान की है जिसके द्वारा ये खारे पानी का सेवन करते हैं, और खारा पानी इनके शरीर में प्रयोग में ला लिया जाता है ऊर्जा के रूप में। और साथ ही साथ इसमें जो लवण होते हैं, ये लवण को ये बाहर निकाल देते हैं। किसके माध्यम से? तो नाक के माध्यम से। कई बार आपको मिलेगा कि ये छींकने वाले पक्षी के रूप में, यानी कि स्नीजिंग बर्ड के रूप में भी इनको जाना जाता है। कारण यही सुपर ऑर्बिटर ग्रंथि है जिसके द्वारा ये खारे पानी का सेवन कर सकते हैं। एक और बात कि जिस प्रकार से ये सबसे बड़ा है उसी प्रकार से सबसे छोटे पेंगुइन का नाम भी आप याद रखेंगे, इसको नाम दिया जाता है लिटिल ब्लू पेंगुइन। ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसकी हाइट लगभग होती है 1 फीट के आसपास, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि क्या इनके खत्म होने का कारण केवल और केवल एक है कि इनके प्राकृतिक आवासों की क्षति हो रही है? क्या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद करेंगे? नहीं। असल में याद रखें कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि जब कोई भी प्रजाति, किसी भी जीव की प्रजाति एक ही स्थान पर रहकर बार बार संतति उत्पन्न करती है, तो याद रखें कि उनमें आनुवांशिक विकृता या फिर यूं कहा जाए कि आनुवांशिकता में कमी देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कमजोर हो जाता है और कई प्रकार के विकार वहां पर जन्म ले लेते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ये कम होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से इन पेंगुइन में भी आपको कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। ये इनकी जो घटती आबादी है इसका मेन कारण है। और ये होता क्यों है? तो ये होता है इनकी प्राकृतिक आवासों की क्षति के कारण। इसीलिए डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि प्राकृतिक आवासों की क्षति के कारण इनकी जो आबादी है ये घट रही है, परंतु याद रखें कि कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग डिप्रेशन इसका मेन कारण है। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कशन था और इसीलिए चर्चा में है। आफ्टर दैट कुछ और बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर स्वाजीलैंड, लेसोथो, ये आपको याद रखना है। साथ ही जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक और देश देखने के लिए मिलेगा। जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये बताया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से एक भाग टूटकर अलग हुआ है जिसको नाम दिया जाता है मेडागास्कर। और याद रखें कि ये जिससे टूटकर अलग हुआ है उसका नाम है मोजाम्बिक देश। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में, इस मैप में मैं इसको शो करता हूं कि ये है हमारा मेडागास्कर वाला सेक्शन, दैट इज मेडागास्कर वाला रीजन, और इन दोनों के मध्य में आपको एक सागरीय क्षेत्र विद्यमान दिखाई देगा और इस सागरीय क्षेत्र को नाम दिया जाता है मोजाम्बिक चैनल वाला सेक्शन। और ये मोजाम्बिक चैनल किस किस के बीच में है? तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको ये प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ याद रखें कि यहां पर इसी के बाजू में, ये जो मेडागास्कर है, इसी के जस्ट बाजू में आपको एक आइलैंड भी नजर आता है और इस आइलैंड को नाम दिया जाता है पोर्ट लुइस। ये भी खासा चर्चा का विषय बना रहता है, इसको मैं नाम देता हूं पोर्ट लुइस का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अन्य आइलैंड्स के बारे में भी अभी डिस्कशन होगा। ये जो पूरा पूरा सागर है इसको नाम दिया जाता है भाई इंडियन ओशन वाला सेक्शन, यानी कि ये पूरा है हिंद महासागर वाला एरिया। ये मैं नोट डाउन करूंगा इसी मैप में। ये है हमारा इंडियन ओशन या फिर यूं कहा जाए हिंद महासागर वाला सेक्शन। अब याद रखें कि इसी हिंद महासागर के कई और सीमांत सागर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। जब एशिया महाद्वीप हम पढ़ रहे होंगे तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जो कि इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर भारत के पूरी भाग में मौजूद है, और पूरे के पूरे इंडियन ओशन के बारे में वहां पर डिस्कशन होगा कि यहां पर कौन कौन से आइलैंड है। अब याद रखो कि इसी इंडियन ओशन यानी कि इसी हिंद महासागर का ही विस्तार है लाल सागर, और साथ में यहां पर आती है एक और सागर जिसको नाम दिया जाता है अदान की खाड़ी। और ये वाला जो सेक्शन है यहां आपको नजर आएगी बाब अल मंडेब जल संधि। तो ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है अदान की खाड़ी वाला सेक्शन। ठीक है, अब याद रखो कि ये केवल और केवल अफ्रीका के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली जो जल संधि है इसे नाम दिया जाता है बाब अल मंडेब जल संधि।
बाबल मंडेब स्ट्रेट है ये, और ये किस किस को जोड़ने का कार्य करती है, तो एक तो लाल सागर को अदान की खाड़ी से, और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी एक दरार को भी चौड़ा करते जा रही है लगातार, उसके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही अब याद रखो कि ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जिस कैनाल के द्वारा, जिस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है, उसको नाम दिया जाता है स्वेज कैनाल। और ये स्वेज कैनाल बनी है जिस देश की सरजमी पर, उसे नाम दिया जाता है भाई इजिप्ट वाला क्षेत्र। अब याद रखिएगा कि इजिप्ट और साथ में यूके के मध्य में इसी स्वेज कैनाल को लेकर विवाद है। और ये विवाद क्यों है, तो मैंने पहले ही बताया है कि असल में वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हैं, वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट जलमार्ग हैं, उनको लेकर यूके का किसी ना किसी नेशन के साथ विवाद रहता ही है। चाहे वो जिब्राल्टर जल संधि की आप बात कर लें, इसको लेकर भी यूके का कई देशों के साथ विवाद है। चाहे आप स्वेज नहर की बात कर लें, जिसका विवाद यूके का विवाद इजिप्ट के साथ चल रहा है। चाहे आप मॉरिशस के चागोस आइलैंड की बात कर लें, इसका भी विवाद अभी कुछ समय पहले ही सॉल्व हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर। साथ ही साथ यदि आप फॉकलैंड आइलैंड, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, यहाँ पर मैगलन जल संधि है, इसके बारे में भी यदि बात करेंगे तो यूके का विवाद आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। अब याद रखें कि यहाँ कनाडा के साथ भी कई आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। तो ये सब कुछ आपको क्यों देखने के लिए मिल रहा है कि भाई यूके के जितने, यानी वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हैं, वहां पर यूके अपना उपनिवेशवाद जाहिर करता है और बोलता है कि भाई ये एरिया हमारा है। याद रखें ये यूके की पॉलिसी है, जिसका डिस्कशन मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देखें। अब मैं क्यों बार बार ये फोकस, आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करता हूं कि यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देखें। कारण ये कि ये सभी वीडियो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि यदि मैं यहां पर सदाबहार वनों के बारे में बता रहा हूं तो मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि पहले ही ये मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप याद रखें कि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इसके सिस्टमैटिक नोट्स यदि बनाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पूरी की पूरी इसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी का टच भी मिलेगा, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी का टच भी आपको मिलेगा, और अलग अलग टॉपिक्स का आपको इसमें टच देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कई सारे सिनेरियो आपके इस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस ओर ध्यान केंद्रित करता हूं कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देखें। जैसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका यदि हमारे हो गए हैं तो आप उन वीडियोस को देखें, तो आपके आधे से ज्यादा पहलू उन वीडियोस को केवल और केवल देखने भर से ही कवर हो जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, एक और बात कि ये है बाबल मंडेब वाला एरिया। जब आप इसके ऊपर बात करते हैं तो यहां पर आपको और भी कई सागरीय क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर अरेबियन पेनिनसुला देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एशिया महाद्वीप के पार्ट के अंतर्गत आते हैं, हम इसी में रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भाई, जब आप इस रीजन को देखते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला जो क्षेत्र है इसकी बात जब आप करते हैं तो ये रीजन, इस रीजन को नाम दिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला सेक्शन। ठीक है, और यहीं पर अभी वर्तमान में जो देश चर्चा में है, सोमालिया, ये स्थित है। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आपको लोकेट देखने के लिए मिलेंगे सोमालिया, इथोपिया। इसको मैं एक काम करता हूं, पिंक कलर से ही ड्रॉ करता हूं। इसी सेक्शन में आपको मिलता है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ये तमाम प्रकार के नेशन देखने के लिए मिलेंगे। सोमालिया, इरिट्रिया। ठीक है, एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको कम करता हूं। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। मैंने इथोपिया नहीं लिखा है तो आप इथोपिया समझ जाना कि इसमें शामिल किया जाता है। अब यदि इन देशों की हम बात करते हैं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोमालिया अभी वर्तमान में चर्चा में है। सोमालिया के बारे में आप जानते होंगे कि असल में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यदि मान लीजिए एल नीनो और लानीना आता है तो एल नीनो और लानीना का सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी क्षेत्र में पड़ेगा तो आप देखेंगे सोमालिया में। और इसीलिए सोमालिया में अकाल और भूखमरी, वैसे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो कई देशों में ये समस्या है जिसको हम फेमाइन यानी कि अकाल और भूखमरी की समस्या बोलते हैं, कई देशों में आपको नजर आती है, परंतु सोमालिया में ये ज्यादा है। और साथ ही साथ सोमालिया में भूखमरी की समस्या होने के साथ साथ गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। अब इसीलिए यहाँ के जो युवा हैं, ये जो भटके हुए युवा जिनको हम बोलते हैं, वो यहां पर पायरेसी करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट व्यापारिक जलमार्ग है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट यहां पर है। तो जितनी भी शिप्स यहां से गुजरती हैं, कई बार ये सोमालियन पायरेट्स इन शिप को अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर अच्छी खासी रकम की मांग करते हैं संबंधित देश के साथ। आपने कई बार ये पायरेसी की कहानियां सुनी भी होंगी, रियल लाइफ स्टोरी भी है, हाल ही में ये चर्चा में भी रही थी और कई बार इनके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं।
ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये वाला जो एरिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद ये पास ये तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और ये सोमालियन पायरेट्स यहीं पर ये तमाम प्रकार की एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। बात समझ में आई। अब यहां पर याद रखो कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है, इसी के थोड़ा आगे यदि आप बढ़ते हैं तो याद रखना कि यहां पर एक आइलैंड है। इस आइलैंड को नाम दिया जाता है सोकोत्रा आइलैंड। और ये जो सोकोत्रा आइलैंड है, जब आप एटलस में देखेंगे तो बाजू में लिखा हुआ यमन, यानी कि इस यमन देश का आपको यहां पर अधिकार देखने के लिए मिलेगा। तो ये सोकोत्रा हो गया। एक जो हमने आइलैंड की चर्चा की है मेडागास्कर, मेडागास्कर की बाजू में आपको दिखाई देता है पोर्ट लुइस। इसी के आगे जाने पर जो आइलैंड है उनके बारे में बाद में डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट नीचे आ जाते हैं। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कुछ और आइलैंड भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि लाइक इस एरिया में आपको कोमोरोस मिलेगा। ये मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, एक्चुअली ये मेडागास्कर के काफी समीप है। यह है कोमोरोस आइलैंड, ठीक है। ये आपको इजीली मिल जाएगा, मेडागास्कर के आसपास देखिएगा। और जो आप इसी के आसपास वाले रीजन में देखते हैं तो याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देता है रीयूनियन हॉटस्पॉट वाला सेक्शन। अच्छा, रीयूनियन हॉटस्पॉट आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। ये रीयूनियन द्वीप असल में फेमस क्यों है? तो जब पृथ्वी पर क्रिटेशियस काल था और क्रिटेशियस काल के समय जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित होता है, तो याद रखना कि इस प्रवाह के कारण ये जिस आइलैंड के ऊपर से प्रवाहित हुआ उस आइलैंड को नाम दिया जाता है क्या? रियूनियन आइलैंड वाला सेक्शन। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन। और अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत अलग होकर कुछ इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इस प्रकार से जब ये फ्लो कर रहा था तो याद रखें इस फ्लो के कारण ही ये बाद में जाकर टकराता है यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से जब ये टकराया तो इसी कारण निर्माण हुआ है किसका? एक्चुअली हमारे हिमालय पर्वत का। तो याद रखें कि इसी से पहले यानी कि क्रिटेशियस काल में जब ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, उसी के आसपास के समय में आप पाएंगे कि ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से भी प्रवाहित हुआ था। और रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण एक पठार का निर्माण यहां हुआ था जिसे नाम दिया जाता है दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार। क्यों हुआ था? क्योंकि असल में याद रखें कि आज भी यदि आप इस रियूनियन हॉटस्पॉट को देखेंगे तो यहां पर आपको ज्वालामुखी के लावा का दरारीय उद्गार देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ऐसा लगता है कि एक दरार के माध्यम से ये ज्वालामुखी का लावा बाहर आ रहा है, भूगर्भ से बाहर आ रहा है। और इसीलिए जब ये प्रायद्वीपीय भारत इस रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा तो यही ज्वालामुखी का लावा संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में फैला। और जब ये शीत हुआ यानी कि जब ये ठंडा हुआ तो ठंडा होने के कारण जिस पठार का निर्माण हुआ इसको नाम दिया गया दक्कन प्लेट्यू। यानी कि पूरे दक्षिण भारत के पठार में, या फिर यूं कहा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में आपको दक्कन पठार का विस्तार देखने के लिए मिलता है। आज आप इसको, चूंकि लोकेशन अलग अलग हो गई है, वहां की जलवायु गतिविधियां अलग अलग हैं, इसलिए आप इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे दंडकारण्य पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, तेलंगाना है ना, आंध्रा का पठार, रायलसीमा जिसको हम कहते हैं, और तमाम प्रकार के अलग अलग प्लेट्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। नहीं तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन मध्य प्रदेश तक में और इवन राजस्थान तक में इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। जिस मारवाड़ प्लेट्यू के बारे में आप डिस्कस करते हैं, ये मारवाड़ प्लेट्यू भी मालवा पठार का विस्तार माना जाता है और शायद इसीलिए इसको हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल नहीं करते। और साथ में याद रखना कि ये जो मारवाड़ प्लेट्यू है, जिसको कई बार आप मेवाड़ का पठार भी नाम देते हैं, है ना, ये असल में विस्तार है मालवा के पठार का। और मालवा पठार वास्तविकता में विस्तार है दक्कन के पठार का। ये हमें कैसे मालूम चलता है? ये हमें मालूम चलता है यहाँ की मृदा से और यहाँ पर पाई जाने वाले अन्य प्रकार के कंटेक्स्ट से, कि भाई जो विशेषताएं आपको दक्कन के पठार में विद्यमान दिखाई देती हैं वही विशेषताएं आपको विद्यमान दिखाई देती हैं मेवाड़ पठार में, और वही विशेषताएं आपको नजर आती हैं मालवा के पठार में। जिसमें मालवा और मेवाड़ की यदि आप बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार की सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेवाड़ हो या फिर मारवाड़ हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि भाई आप असल में डिस्कस कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, और अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से आइलैंड के बारे में जिसको हम नाम देते हैं रियूनियन आइलैंड। और ये रियूनियन आइलैंड का किस प्रकार से कनेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी के साथ, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई बिना इंटरलिंकिंग के हम पूरी ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। याद रखिएगा कि ज्योग्राफी, यदि आप यूपीएससी के लेवल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर मैं स्टेट पीसीएस को भी यहां पर शामिल करता हूं, यदि आप इन दोनों लेवल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वनडे एग्जाम इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर फैक्चुअल ज्यादा होता है, तो आपको इंटरलिंकिंग बड़े अच्छे से आनी चाहिए। और ये विस्तार पूर्वक अध्ययन जिसको कहा जाता है, इससे आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि इससे हमारे समझने की क्षमता में बहुत अधिक हद तक विस्तार होता है। वो जो मैंने बनाया वो हिमालय है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे रियूनियन द्वीप, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां पर आपको ज्वालामुखी के लावा का दरारीय उद्गार देखने के लिए मिलेगा। और इसी के नीचे मैंने पहले ही बता दिया पोर्ट लुइस आइलैंड आपको दिखाई देगा। इसके बाद दो आइलैंड के बारे में और याद रखना, दो आइलैंड के बारे में और याद रखना है, जैसे कि लाइक यहां पर गिनी की खाड़ी थी और गिनी की खाड़ी में ही यदि आप एक आइलैंड को मार्क करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर लेता हूं। यहां एक आइलैंड दिखाई देगा, इसको नाम दिया जाता है साओ टोमे, और इस सेक्शन में एक आइलैंड दिखाई देगा, इसको नाम दिया जाता है कैनरी द्वीप। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये साओ टोमे है, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि गिनी के खाड़ी के समीपवर्ती क्षेत्र में ये स्थित है साओ टोमे द्वीप। ये वाला जो द्वीप आता है इसको नाम दिया जाता है कैनरी द्वीप। अब ये कैनरी द्वीप पर असल में याद रखें कि आपको अधिकार देखने के लिए मिलता है स्पेन का, यहां पर आपको स्पेन का आधिपत्य देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कैनरी द्वीप है असल में इस सहारा मरुस्थल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। एक और बात कि जब आप इस अफ्रीका महाद्वीप के जैसे सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि भाई जो केप ऑफ गुड होप है ना, अगुलहास है, सैन फ्रांसिस्को, इसी प्रकार से सबसे पश्चिमी द्वीप की हम बात करते हैं तो यहां पर आपको इसका सबसे पश्चिमी द्वीप देखने के लिए मिलेगा, जो किस देश के अंतर्गत आता है तो यहां पर आपको दिखाई देता है सेनेगल। अच्छा यहीं पर लिखता हूं मैं, इसे नाम दिया जाता है भाई केप वर्दे, ठीक है, दैट इज केप वर्दे। और ये किस देश में आता है तो ये आता है सेनेगल देश में, और सेनेगल देश की जो राजधानी है ये है डकर। ठीक है, इस डकर के समीपवर्ती क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिजिकल मैप उठाकर देखेंगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा, ज्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा वहां पर, यानी कि बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े तो नहीं छोटे अक्षरों में वहां पर लिखा हुआ है। तो ये था इसका कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी ओशनोग्राफी के अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में हमने समझा। अब मैं प्रारंभ करता हूं इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई यहां पर कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, झीलें हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में यदि आप डिस्कस करेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि भाई ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला जो आता है इसको नाम दिया जाता है एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप में यदि आप देशों की संख्या देखेंगे तो लगभग 54-55 पे के समथिंग आती है। इसी प्रकार से चाहे आप जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूं, मैं देशों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर देश भले ही छोटे छोटे हैं, परंतु यदि आप महाद्वीप की बात करेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखें कि असल में इसको नाम दिया जाता है काला या फिर अंध महाद्वीप भी। और काला या अंध महाद्वीप कहे जाने के पीछे आप अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि भाई ये जो मानव मस्तिष्क है यदि ये तर्क नहीं जानता है तो भाई इसका बहुत ही ज्यादा गलत मीनिंग निकाल लेता है। मैं कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर काला या अंध महाद्वीप कहे जाने का मेन रीजन ये है कि जब आप इस महाद्वीप को देखते हैं तो यहां से 3 महत्वपूर्ण रेखाएं होकर गुजरती हैं, और इन 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है तो एक को नाम दिया जाता है कर्क रेखा, एक को नाम दिया जाता है मकर रेखा, और एक को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। अब मैं यहां पर यानी अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग आक्रोशित मत हो जाना है कि सर आपने कर्क रेखा गलत बना दी है, आपने मकर रेखा गलत बना दी है, आपने भूमध्य रेखा गलत बना दी है। मैं लगभग बना रहा हूं, ठीक है। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड देन आपको देखने के लिए मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों ही रेखाएं यहां से होकर गुजरती हैं, और इसीलिए यदि आप इस महाद्वीप की जलवायु को देखेंगे बेसिकली तो ये जलवायु निकल के आएगी आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार भी देखने के लिए मिलेगा। विश्व के सबसे बड़े डेजर्टिफाइड एरिया यानी कि मरुस्थलीकृत क्षेत्रों का विस्तार भी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ये हैं वो रेखाएं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको कहा जाता है काला या फिर अंध महाद्वीप। कई बार आप पाएंगे कि भाई इसके कई एरिया ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, बिल्कुल भी मानवाधिवास नहीं है, इस कारण भी इसको अंध महाद्वीप का नाम दिया जाता है ना। कई बार आप पाएंगे कि यहाँ जैसे कांगो बेसिन वाला एरिया है, तो कांगो बेसिन वाले सेक्शन में एक साइड आप पाएंगे बहुत ज्यादा मानवाधिवास है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और एक साइड बिल्कुल भी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बिल्कुल भी मानवाधिवास नहीं है। इसका कारण यहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन है।
ठीक है, तो इसको काला या अन्य महाद्वीप का नाम भी दिया जाता है। साथ ही साथ याद रखें कि भाई असल में तीनों रेखाएं यहां से पार होती हैं, इसीलिए इसको ये नाम दिया जाता है। और साथ ही ये एक ऐसा महाद्वीप भी है जहां पर आपको उतने ज्यादा पर्वत, यानी पर्वत मिलेंगे तो, परंतु उतने ज्यादा पर्वत आपको दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए कई सिनेरियो में इसको महाद्वीप व पठारों मरुस्थल व पठारों की भूमि भी कहा जाता है। जैसे वर्ल्ड के शुष्कतम मरुस्थलों की श्रेणी में यदि आप शामिल करेंगे तो यहाँ पर शुष्कतम मरुस्थल भी शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ मरुस्थल व पठार तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में आप देखते हैं कि असल में वो भाग जो कि सबसे पहले ठंडा हुआ, यानी कि छोटा नागपुर पठार का सिंहभूमि प्रदेश हो, कैनेडियन शील्ड वाला एरिया हो, है ना, इन सभी एरिया के बारे में आप देखते हैं कि भाई ये कभी ना कभी अफ्रीका महाद्वीप से अवश्य जुड़े हुए थे। यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये प्राचीनतम महाद्वीपों की श्रेणी में भी आता है। शायद आपने वो वाला डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें आप देखते हैं कि सभी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से ही टूटकर अलग हुए हैं। चाहे वो जिग्स ऑफ फिट की हम बात कर लें, जैसे लाइक ये अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है ये इस गिनी की खाड़ी वाले सेक्शन से बहुत अधिक समानता दर्शाता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है, और जो कि सत्य भी है, कि भाई दक्षिण अमेरिका कभी ना कभी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। साथ ही जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका पश्चिमी भाग अफ्रीका के पूर्वी भाग के साथ संबद्धता दर्शाता है, यानी कि ये दोनों भाग जुड़े हुए थे। और फिर बाद में इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के इस यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ। ये तमाम सिनेरियो को पढ़ते हैं ना, बस वही वाली बात है यहाँ पर। तो याद रखें कि भाई इसको सबसे प्राचीनतम महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ के कुछ ज्योग्राफिकल एरिया सेम उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाला ये जो अमेजन वन है, और साथ ही साथ अदर प्रकार के सिनेरियो। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं, और अन्य जितने भी टॉपिक रहेंगे इन्हीं के अंतर्गत मैं उनको डिस्कस करूंगा, और जितनी भी आवश्यक बातें होंगी मैं यहाँ पर नोट डाउन करते जाऊंगा। बिल्कुल सीट बांध के बैठना और आराम से समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं रब करता हूं और मैं यहाँ पर अब इसके कुछ ज्योग्राफिकल एरिया को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। देखिएगा भाई, सबसे पहले यदि आप यहाँ के माउंटेन्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उतने ज्यादा पर्वत तो नहीं है, परंतु हाँ दो पर्वत यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दो पर्वत के बारे में आप जाने उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि असल में ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये विश्व का सबसे स्टेबल कॉन्टिनेंट माना जाता है। यानी कि इसमें आज तक उतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं देखा गया कि भाई जैसे प्रायद्वीपीय भारत इससे टूटकर अलग हुआ है, ठीक, और अलग होकर ये यूरेशियन प्लेट से जाकर जुड़ गया है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इससे टूटकर अलग हुआ और ये आज भी पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो आप याद रखें कि इस महाद्वीप के बारे में कहा जाता है कि इतना कोई खास मूवमेंट आपको यहां पर आज तक देखने के लिए नहीं मिला है, परंतु एक समय पर इस कॉन्टिनेंट में मूवमेंट हुआ था, और उस कॉन्टिनेंट के इस मूवमेंट के कारण एक माउंटेन का निर्माण हुआ जिसको नाम दिया जाता है एटलस माउंटेन वाला सेक्शन। ठीक है, यानी कि एटलस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन प्लेट में हुए मूवमेंट के कारण हुआ है। और ये मूवमेंट कैसा था, तो इसे नाम दिया जाता है एक्चुअली अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि ये ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ था, गति किया था, जिसके कारण जो ऊपर यूरोप की प्लेट है जिसको हम यूरेशियन प्लेट कंबाइनली नाम देते हैं, इन दोनों में टेक्टोनिक एक्टिविटी घटित हुई। और टेक्टोनिक एक्टिविटी घटित होने के कारण इस वाले पार्ट में यूरोप के यहाँ पर जहाँ इटली और आपको ग्रीस देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर वाले पार्ट में कुछ अवलन आए, और उसी टाइप के अवलन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिले, जहाँ पर आपको अल्जीरिया ये मोरक्को, ट्यूनीशिया ये वाले देश देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिले। और इस माउंटेन को नाम दिया जाता है बेसिकली क्या, एटलस पर्वत वाला सेक्शन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाना है ना, यहां पर मैं लिख तो दे रहा हूं कि ये एटलस पर्वत है, और इस एटलस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन प्लेट में हुए अपवर्ड मूवमेंट के कारण हुआ है। साथ ही साथ ये 3 देशों में स्थित है, एक का नाम है अल्जीरिया, एक का नाम है ट्यूनीशिया, और एक का नाम है मोरक्को। और जब मैं बात कर रहा हूं मोरक्को की, तो याद रखिएगा कि मोरक्को, यहां पर मैं लिखता हूं मोरक्को में अभी तक का पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। एटलस में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, उस डेटा को नोट डाउन कर लेना, न्यूनतम टेम्परेचर आपको यहां पर दिखाई देता है। किसका, अफ्रीका महाद्वीप का, क्षमा करिएगा पृथ्वी का नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का आपको यहां पर न्यूनतम टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। और ये क्यों मिलता है, क्योंकि इसी भाग से एक ठंडी जलधारा निकलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि असल में इस कैनरी द्वीप का सहारा मरुस्थल से बहुत गहरा संबंध है। और ये होता क्यों है,
क्योंकि यहाँ से एक ठंडी जलधारा निकलती है जो कि इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है और इस जलधारा को नाम दिया जाता है कैनरी की ठंडी जलधारा, जिसका इम्पैक्ट होता है इस मोरक्को देश में। और यहाँ पर आपको न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिलेगा -11 डिग्री सेल्सियस के समथिंग, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये दो देश भी दिखाई देते हैं, इनकी भी नेमिंग आप यहाँ पर कर लीजिएगा। एक और बात यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, दैट इज अल्जीरिया एंड एक और है ट्यूनीशिया। इसी के बाजू में जब आप जाते हैं तो आपको एक और सेक्शन या फिर एक और देश मिलेगा जिसका नाम है लीबिया, और लीबिया का एक क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है एल अजीजिया। और ये जो एल अजीजिया वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको सर्वाधिक तापमान दिखाई देता है ना, लगभग 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान दर्ज किया गया है, जो कि एल अजीजिया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ मैं यदि अभी करेंटली खड़ा हुआ हूं दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, यानी कि गुड़गांव में, तो यहाँ का तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो याद रखें घर में एसी बंद नहीं होते हैं, लोग ऑफिस 6 बजे आने लगते हैं, 7 बजे आने लगते हैं। कारण क्या है, घर का बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा। तो बस वही वाला कंसेप्ट है भाई, यहां पर आपको 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दिखाई दिया है, ठीक है, मतलब कि सर्वाधिक तापमान के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। याद रखो, यदि आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो तो मैंने कैलिफोर्निया डेजर्ट के आसपास वाला जो रीजन है वहां पर मैंने आपको सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात बताई थी, परंतु विश्व का यदि सर्वाधिक तापमान आपको कहीं पर अभी तक मिला है तो ये एल अजीजिया वाला सेक्शन है। और ये एल अजीजिया आता कहां पर है, तो लीबिया देश के आसपास वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एटलस पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र की बात थी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यह है एटलस पर्वत जिसका निर्माण अफ्रीकन प्लेट के अपवर्ड मूवमेंट के कारण हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में यह विस्तृत है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में भी आप नोट डाउन कर लें कि इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है माउंट टुपकल, जो कि आती है मोरक्को देश में। ये सभी चीजों को आप मार्क कर लेना, ठीक है, माउंट टुपकल। और यहां पर जो मोरक्को है ये न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है, -11 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि ऊपर जो कैनरी द्वीप है यहां से एक ठंडी जलधारा गुजरती है जिसको नाम दिया जाता है कैनरी की ठंडी जलधारा। उसके कारण आपको ये न्यूनतम तापमान मिलता है, क्योंकि यहां पर रेनफॉल नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक तो माउंटेन रीजन है और दूसरी बात कि नीचे सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल यानी कि यहां पर बालू है, मरुस्थलीय मृदा है। और मरुस्थलीय मृदा की यह विशेषता होती है कि दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और रात के समय इसका जो तापमान है ये एवरेज से भी नीचे चले जाएगा। दैट इज वाई ये रीजन है कि यहां पर आपको न्यूनतम तापमान मिलेगा। इसी के बाजू में लीबिया एक देश मिलेगा जिसका स्थान है एल अजीजिया। यहां सर्वाधिक तापमान दिखाई देता है, ये दर्ज किया गया है 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि 57.77 डिग्री सेल्सियस है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो इतना तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसी के नीचे जब आप आते हैं तो एक और क्षेत्र आपको विद्यमान दिखाई देता है, इसको नाम दिया जाता है सहारा डेजर्ट। अब याद रखो कि ये सहारा डेजर्ट मैं यहां पर ड्रॉ जरूर कर रहा हूं, ये विजिबल है ना आपको, हाँ ठीक है। तो ये जो सहारा डेजर्ट है ये पूरा पूरा इस टाइप से विस्तृत है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। अभी ये कितना बड़ा है तो इस बात से अंदाजा लगा लें कि यूएसए में अभी वर्तमान में 50 स्टेट्स हैं। आगे की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि जो महोदय आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो एक से एक दावे कर रहे हैं कि भाई हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में शामिल नहीं है, नाटो के मेंबर नहीं है, है ना। ये कई प्रकार की बातें हो रही हैं। उन्हीं में से एक बात है कि हम कनाडा को मिला लेंगे, अभी अपना 51वां राज्य बना लेंगे। तो आगे पता नहीं क्या होता है, परंतु वर्तमान सिनेरियो में यदि मैं बात करता हूं तो ये जो सहारा मरुस्थल है ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत से बड़ा है, यूएसए के 50 स्टेट से बड़ा है। यानी कि कितना बड़ा है ये बात आप अंदाजे के तौर पर अपने दिमाग में सेटल डाउन कर सकते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखें इसका निर्माण क्यों हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ये बात साझा की कि असल में ये जो कैनरी की ठंडी जलधारा है इसके कारण इस सहारा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। परंतु ये सहारा डेजर्ट वर्तमान में चर्चा में क्यों है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरी एक एक बात को आप नोट डाउन करें, क्योंकि मेरे लिए
नोट डाउन करना भी उतना ही आवश्यक है, आपको कंटेक्स्ट बताना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है, और मैपिंग भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक मैं नहीं करूंगा जब तक आप लोग नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो सहारा मरुस्थल है ये वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि असल में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण एक समस्या यहां पर जन्म ले रही है कि भाई मरुस्थलीकरण कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए जो सबसे उचित उपाय माना जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन की समस्या से निपटने के लिए जो सबसे उपयुक्त उपाय माना जाता है यह है वृक्षारोपण। यानी कि हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मानव बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, करता कुछ नहीं है। तो ओवरऑल कहा जाता है कि भाई यदि आप वर्ल्ड में वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो चलो वाहनों को आप चलाना नहीं छोड़ सकते हैं, और तमाम प्रकार के जो औद्योगिकरण से संबंधित गतिविधियां आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक काम कर लो यार कि ना आप वृक्षारोपण कर लो, जिसके कारण आप वृक्ष लगाओगे तो वृक्ष एक्चुअली कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं, और कार्बन सिंक की यदि ये भूमिका निभाएंगे यानी कि कुल मिलाकर आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कर रहे हो, जिसके कारण जो वैश्विक तापन है ये बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है। तो आप एक काम करिएगा, कार्बन सिंक को बढ़ा दो, यानी कि वृक्षारोपण कर लो। अब ये वृक्षारोपण की जगह मानव क्या कर रहा है, वृक्षों को काट रहा है। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि भाई वर्षा वनों को आप हाथ मत लगाओ, परंतु यदि आप आज देखोगे तो इन वर्षा वनों तक मानव अपनी पहुंच बना चुका है। इनको काट कर वहां पर एक मैदान क्रिएट करता है, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए भूमि स्थापित करने लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि यदि ऐसा मानव कर रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा जो वर्षा चक्र है ये प्रभावित होता है, जो मरुस्थलीकरण की समस्या है ये बढ़ती है। तो असल में इसको कंट्रोल करने के लिए जो अफ्रीकन नेशन है, वो अफ्रीकन नेशन जो कि सहारा डेजर्ट के आसपास वाले क्षेत्र में विस्तृत हैं, उन्होंने एक तरकीब निकाली, कहा कि भाई हम एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या होगा इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में, तो हम ये करेंगे कि सहारा मरुस्थल के आसपास पेड़ों की एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे, या फिर यूं कहा जाए कि पेड़ों की एक वॉल क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण ये जो मरुस्थलीकरण हो रहा है ये मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है। क्योंकि मरुस्थलीकरण होगा तो याद रखें कि रहने योग्य भूमि तो कम होगी ही होगी, साथ में जैव विविधता भी घटेगी और अदर प्रकार की समस्याएं अपने आप ही जन्म ले लेंगी। तो कहा गया कि भाई इस मरुस्थलीकरण की समस्या को खत्म करना है। इसके लिए जिन जिन देशों ने यहां पर प्रयास किया उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। कहा कि हम इसके पूरे आसपास वाले एरिया में पेड़ों की एक दीवार क्रिएट कर देंगे, जो कि कार्बन सिंक की भूमिका भी निभाएंगे और मरुस्थलीकरण की समस्या भी दूर हो जाएगी, और साथ में हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यहां पर वर्षा का जो बढ़ता हुआ परसेंटेज है ये भी देखने के लिए मिले। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये प्रोजेक्ट सफल भी हुआ, बहुत अच्छे लेवल पर प्रयास भी किए गए। समस्या ये आ गई कि ये प्रोजेक्ट के बारे में पूरी दुनिया को मालूम चला, तो पूरी दुनिया ने इसको सराहा भी, पर समस्या असल में ये नहीं थी। अब समस्या कैसे आई वो बताते हैं। देखिएगा, भारत को मालूम चला, भारत में भी ये समस्या है कि यदि आप पंजाब वाले रीजन को देखेंगे तो पंजाब का जो दक्षिणी भाग है, जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, वहां पर भी मरुस्थलीकरण की समस्या है। तो इसको रोकने के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने अरावली पर्वत पर भी ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया कि भाई हम लगभग 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, नहीं 5000 स्क्वायर फीट नहीं, यानी कि एक दिल्ली से लेकर गुजरात तक के एरिया में हम बहुत बड़े लेवल पर वनाच्छादन करेंगे, यानी कि ये ग्रीन वॉल बनाएंगे, जिसके कारण मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है। अब यही बात मालूम चलती है चाइना, और चाइना तो चाइना ने कहा कि भाई हमारे उत्तर में भी एक मरुस्थल है जिसको हम गोबी मरुस्थल बोलते हैं, इसका भी मरुस्थलीकरण हो रहा है। बात अलग है कि ये शीत मरुस्थल है, इसमें भी हमको वही समस्या दिखाई दे रही है जो कि सहारा और थार मरुस्थल में है। तो हम भी एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाएंगे। अब जब भारत ने ये प्रोजेक्ट चालू किया तो पूरे विश्व ने सराहा, जब इन्होंने चालू किया तो पूरे विश्व ने सराहा, परंतु जब इन्होंने चालू किया, किसने, चाइना ने, तो पूरे विश्व ने कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि असल में जब ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था तो यहां पर जिन वृक्षों का प्रयोग किया जा रहा था वो अलग अलग वैरायटी के पेड़ थे, परंतु चाइना उन्होंने कहा कि भाई हम अलग अलग वैरायटी के पेड़ क्यों लगाएं, हम एक ही वैरायटी के पेड़ लगाएंगे। अब वो एग्जैक्ट पेड़ कौन से थे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक ही वैरायटी के पेड़ लगाएंगे। अब ये क्रिटिसिज्म का कारण बना, इसका मेन कारण था कि भाई जो पर्यावरणविद थे इनका कहना था कि भाई साहब आप एक ही वैरायटी के पेड़ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाएं, आपकी भूमि है, आपका मरुस्थल है, आपकी समस्या है, आपको जो करना है करें, परंतु हमारा ये कहना है कि यदि आप एक ही वैरायटी के पेड़ लगाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि इन्होंने आम के पेड़ लगाने का फैसला किया और कोई ऐसी बीमारी आन पड़ी जो कि आम के पेड़ को क्षति पहुंचा रही है,
तो इस कंडीशन में तो आपने केवल और केवल आम के पेड़ लगाए हुए हैं ना, ये सभी पेड़ एक बार में नष्ट नहीं हो जाएंगे क्या? कहा कि हाँ समस्या तो है पर हम लगाएंगे वही। तो आज भी ये प्रोजेक्ट जारी है, चल रहा है, परंतु यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो चाइना के इस प्रोजेक्ट का बहुत तेजी से विरोध हो रहा है, बस एक कारण कि भाई इन्होंने एक ही वैरायटी के पेड़ लगाने का फैसला किया है। भारत में यदि आप देखेंगे तो मल्टीपल वैरायटी के पेड़ लगाने का फैसला हुआ है। आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि पर्यावरणविदों का कहना था कि यदि मान लीजिए आपने एक ही वैरायटी के पेड़ लगाए हैं और उस एक वैरायटी के पेड़ को यदि किसी प्रकार की क्षति हुई या फिर किसी प्रकार का पर्यावरण में रोग फैला जो कि आम के पेड़ों के एप्रोप्रिएट नहीं था, तो इस कंडीशन में तो सभी आपके आम के पेड़ खराब हो जाएंगे ना, यानी कि आपका प्रोजेक्ट यूं फेल हो जाएगा। तो भाई आप मल्टीपल वैरायटी के पेड़ लगा ले, परंतु चाइना ने इसको नकारा, और नकारा भी नहीं, इवन कुछ जवाब नहीं दिया। और इसीलिए ये पूरा जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी इस सिनेरियो के हिसाब से क्योंकि ये अफ्रीकन देशों ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, अब जरा याद रखें कि यहां पर मैं कुछ और बातें नोट डाउन कर देता हूं, जैसे कि लाइक ये जो हमारी जलधारा है इसको नाम दिया जाता है कैनरी की ठंडी जलधारा, और इसी कैनरी की ठंडी जलधारा के कारण आपको निर्माण देखने के लिए मिलता है, फॉर्मेशन मिलता है इस सहारा डेजर्ट का। एक और बात कि शायद आपने ये पढ़ा होगा कि भाई जो स्थल खंड होते हैं जल खंड की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। सेम उसी तर्क पर आप याद रखें कि जो मरुस्थलीय भूमि होती है ये बहुत ही जल्दी गर्म और बहुत ही जल्दी ठंडी होती है, और इसके कारण यदि आप दिन में देखेंगे तो दिन के समय इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात्रि काल में इसका तापांतर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आपको सर्वाधिक दैनिक तापांतर, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक दैनिक तापांतर और साथ ही साथ वार्षिक तापांतर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो दैनिक और वार्षिक तापांतर आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा कि इस कारण से यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है ऊनी वस्त्र की जनजाति। अब ये ऊनी वस्त्र की जनजाति क्यों महत्वपूर्ण है? आपने कभी ना कभी थार का मरुस्थल विजिट किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना। आप वहां पर देखोगे कि जो आपको कैमल सफारी कराने वाले लोग रहते हैं ना, ये अपने साथ कंबल कैरी करते हैं, या फिर जहां पर ये रहते हैं आप वहां पर देखना कि ये रजाई या फिर ऊनी वस्त्र अपने साथ लगे रखे रहेंगे, कंबल को कैरी करेंगे। भाई क्या कारण है इसका? कि भाई आप मरुस्थल में रह रहे हो, यहाँ तो जानते हैं कि गर्मी होती है, बावजूद उसके आप ये सब ऊनी वस्त्र या फिर वूलन वस्त्र या फिर यूं कहा जाए कि विंटर के वस्त्र लेकर आप चल रहे हो। कारण क्या है? ठंड के वस्त्र। इसका मेन कारण है कि भाई असल में यहाँ पर रात के समय जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, और यहाँ पर जो मरुस्थलीय बालू है या फिर मरुस्थलीय मृदा है ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात के समय यहाँ पर ठंड का मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर शीतलहर देखने के लिए मिलेगी। दैट इज वाई यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है ऊनी वस्त्र की जनजाति। और ये ऊनी वस्त्र की जनजाति के बारे में आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि यदि आप देखेंगे तो जब तक सुएज कैनाल का निर्माण नहीं हुआ था, देखना किस प्रकार से रिलेशन है, जब तक सुएज कैनाल का निर्माण नहीं किया गया था, जब तक पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस कर आना होता था यूरोपियंस को, और इस समस्या का समाधान निकाला था इस ऊनी वस्त्र की जनजाति ने। इन्होंने कहा कि भाई आपको व्यापार करना है और हमें रोजगार चाहिए। हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर रोजगार नहीं है, और आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां यदि आपको व्यापार करना है तो आपको पूरा अफ्रीका क्रॉस करना है। तो आप एक काम करिए ना, हम आपका सामान यहां से लेते हैं, लाल सागर में उतार देंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का हम आपके लिए काम कर देंगे, और जो खर्च आपको इस पूरे अफ्रीका को पार करने में आता है उसका कुछ परसेंट आप हमें दे दीजिएगा। यानी कि कुल मिलाकर व्यापार में इन्होंने सहायता की थी, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता था व्यापारिक जनजाति। भी हिस्ट्री में जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन व्यापारिक जनजातियों के बारे में आप सुनते हैं, वहां पर डिस्कस करते हैं, तो ये व्यापारिक जनजातियों से भी संबंधित है। इन्हीं को व्यापारिक जनजाति भी कहा जाता है, जिन ऊनी वस्त्र जनजातियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। चलिए खैर आगे बढ़ें। अब जब सहारा मरुस्थल की बात आई है तो हम मरुस्थलों को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर आपको सहारा मरुस्थल मिलता है, उसी प्रकार से नीचे आपको दो और मरुस्थलीय क्षेत्र विद्यमान दिखाई देते हैं। एक है नामी मरुस्थल और एक आता है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये दोनों ही मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर एक माउंटेन भी है, उसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखना, मैंने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक बात बताई थी कि भाई जो भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मौजूद जो मरुस्थलीय भूमि होती है, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको जनरली विस्तृत देखने के लिए मिलती है। और यहीं पर मैंने आपके साथ ये भी बात साझा की थी कि असल में इनका निर्माण किसी ना किसी ठंडी जलधारा के कारण होता है। जैसे कि लाइक सहारा मरुस्थल में हमने देखा था कि ये सहारा मरुस्थल का निर्माण एक ठंडी जलधारा के कारण हुआ है, और इसे नाम दिया जाता है कैनरी की ठंडी जलधारा, जो कि निकलती है कैनरी आइलैंड के आसपास से।
ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी आपको एक ठंडी जलधारा का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। इसको नाम दिया जाता है वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। ये इस प्रकार से प्रवाहित होती है और इस ठंडी जलधारा के कारण जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका वाला एरिया है वहां उतनी ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती है जितनी अधिक असल में यहां पर होनी चाहिए, और इसीलिए आपको यहां पर इन दो मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास देखने के लिए मिलता है, जिनमें से एक आता है नामीब डेजर्ट या फिर नामीब मरुस्थल। यहां पर मैं डेजर्ट लिख रहा हूं, तो डेजर्ट का अर्थ ही होता है मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका विस्तार केवल और केवल नामीबिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके नीचे आ जाता है हमारा कालाहारी डेजर्ट। इसका विस्तार आपको मिलता है 3 देशों में, एक है नामीबिया, एक आता है बोत्सवाना और एक आता है दक्षिण अफ्रीका वाला सेक्शन, जिसका करंट अफेयर मैंने पीछे कवर करा दिया है पेंगुइन से संबंधित। याद रखना, इनका निर्माण एक ठंडी जलधारा के कारण हुआ है। इसको नाम दिया जाता है वेनेजुएला कोल्ड करंट या फिर वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। यहां पर मैं केवल और केवल जलधारा ही लिख रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। जब भी मैं जलधारा को ना यदि ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब है कि वो ठंडी जलधारा है, और यदि मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं रेड कलर से या फिर किसी अन्य कलर से, तो इसका मतलब है कि वो गर्म जलधारा है। ठीक है, ये संकेत होते हैं। तो यहां पर याद रखना ये मरुस्थल है। अच्छा, ये कालाहारी मरुस्थल एक सिनेरियो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कौन सा सिनेरियो है? तो याद रखना यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है मसाई ट्राइब या फिर मसाई जनजाति। विश्व की यदि सबसे लंबी जनजातियों की बात करें, लंबी, ऊंची, है ना, इन जनजातियों की हम बात करते हैं, तो ये जो मसाई जनजाति है सबसे ज़्यादा लंबी जनजातियों में गिनी जाती है। अच्छा, इसका एक मेन कारण क्या है कि भाई आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी में, और इस सिद्धांत को नाम दिया जाता है मानव व आर्द्रता का संबंध, या फिर इसको कहा जाता है ह्यूमन एंड ह्यूमिडिटी का रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने पाया होगा कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला एरिया होता है, यानी कि कर्क और मकर रेखा के मध्य का एरिया होता है, यहां पर तापमान आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और जब किसी भी एरिया में तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि यहां पर जलवाष्प बनने की जो क्रिया होती है ये भी ज्यादा होती है, और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है तो यहां पर जो वर्षण की मात्रा है ये भी ज्यादा होती है। और जिस एरिया में वर्षण ज्यादा होता है वहां पर याद रखिएगा कि जो ह्यूमिडिटी है ये ज्यादा होती है। और याद रखें कि ह्यूमिडिटी के बारे में कहा जाता है कि ये असल में अन्य गैसों की तुलना में थोड़ी सी भारी होती है, ये डेंसर होती है। और जब ये भारी होती है तो असल में ये भू सतह के आपको ज्यादा निकट देखने के लिए मिलेगी, और फिर जो अदर गैसें हैं ये भू सतह से थोड़ा सा आपको ऊपर देखने के लिए मिलती हैं। तो जनरली एक सामान्य सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यदि आप बारिश के दिनों में देखेंगे या फिर आप गर्मी के दिनों में देखेंगे तो आपकी जो स्किन है ये ऑयली हो जाती है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि भाई आसपास के वातावरण में जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है ये ज्यादा होती है, और ये ह्यूमिडिटी का डायरेक्टली रिलेशन आप पाते हैं कि तापमान के साथ होता है। यानी कि किसी भी एरिया में यदि तापमान की अधिकता है तो वहां पर ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगी, और यदि किसी भी एरिया में तापमान सामान्य की अपेक्षा थोड़ा सा कम है तो वहां पर ह्यूमिडिटी आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी। और इसीलिए इस ह्यूमिडिटी अर्थात इस आर्द्रता के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि जब आप भूमध्य रेखा दैट इज इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर जाने पर यह कंटिन्यूसली घटती है। और क्लाइमेटोलॉजी में ही आप पढ़ते हैं ध्रुवों की ओर इसकी जो मात्रा है ये क्या होगी? घटेगी। और क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि भाई इसकी अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम हो सकती है ये 5% तक। अब 5% कैसे? क्योंकि भाई जनरली बोला जाता है कि 0 से 4% तक ये रहती है, परंतु 5% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं, जैसे कि लाइक अमेजन वन, कांगो वन, जिनके कांगो वन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, मैकांग वन हो गए, और जो सुंदर वन वाला एरिया हो गया, यहां पर आप पाएंगे कि आर्द्रता औसत से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए इसकी मात्रा 5% तक हो जाती है कई बार, परंतु न्यूनतम ये 0% हो सकती है, 0% से नीचे नहीं जा सकती। इस ह्यूमिडिटी के संबंध में जो 0% है ये इसकी मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम ये 0% तक हो सकती है। ये कहां पर मिलेगी? तो ये मिलती है आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत वाले एरिया में। तो यदि आप इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखेंगे तो भाई यहां का तापमान तो ज्यादा है।
और तापमान ज्यादा होने पर यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। सामान्य सी एक बात है कि भाई मैंने अभी बताया कि आर्द्रता का डायरेक्ट संबंध आप तापमान से पाते हैं और तापमान यहां पर अधिक है। परंतु याद रखना कि तापमान अधिक है पर क्या यहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है? आंसर है नहीं। असल में यदि यहां पर पेड़ पौधे होते, यहां पर किसी प्रकार का जल निकाय होता, जल निकाय है नो डाउट की वाटर बॉडी है, परंतु यह वर्षण कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं वाष्पोत्सर्जन उस सिनेरियो में बोल रहा हूं कि भाई यहां पर वाष्पोत्सर्जन हो और वाष्पोत्सर्जन के बाद यहां पर कंडेंसेशन यानी कि संघनन की क्रिया के द्वारा फिर यहां क्लाउड फॉर्मेशन होना चाहिए, बादलों का निर्माण होना चाहिए और बादल के निर्माण के द्वारा फिर यहां पर होनी चाहिए वर्षा। यदि यह प्रोसेस यहां पर घटित हो रही है तो यहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा होगी, प्रेजेंट होगी, अब ये ज्यादा होगी या कम होगी डिपेंड करेगा। परंतु यदि मान लीजिए वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन ही नहीं हो रहा है तो वर्षण कैसे होगा? और वर्षण नहीं होगा तो यहां पर आर्द्रता आएगी कैसे? तो इसीलिए याद रखना कि आप जो नियम पढ़ते हैं उन नियमों को पूरा ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। कि मैंने बोल दिया कि ह्यूमिडिटी उस एरिया में ज्यादा होगी जहां पर तापमान ज्यादा होगा, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आपको जो आर्द्रता है ये ज्यादा देखने के लिए मिलती है। पर इसी का विपरीत सिनेरियो आप मरुस्थलों में फिट मत कर देना कि भाई मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो तापमान ज्यादा होता है और तापमान ज्यादा होने पर ये ह्यूमिडिटी यहां पर कम क्यों मिल रही है? क्योंकि वर्षण नहीं हो रहा, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है। दैट इज है ना, यहां पर आप समझना कि असल में यहां पर तापमान ज्यादा है, वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा है, और वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा तो यहां पर ह्यूमिडिटी नहीं है, और जब आर्द्रता नहीं है तो यहां पर जो फ्रेश एयर है ये आपको सतह के समीप देखने के लिए मिल रही है। और इसीलिए यहां पर जो हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, इस श्वसन क्रिया में हमें अदर जो गैसें, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है और अचंभित कर देने वाली बात है कि भाई हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ये जो फ्रेश गैसें हैं इनको हम ज्यादा इनहेल करते हैं और हमारे लंग्स इनको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलियम सिस्टम पर इनका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नो डाउट कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, परंतु इनका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई ऐसे एरिया जहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है या फिर आर्द्रता की मात्रा कम होती है, वहां आप पाएंगे कि मानवों में जो उद्विकास है या फिर यूं कहा जाए कि मानवों का जो मेटाबॉलियम सिस्टम है, जो आनुवंशिक विकास है, ये सुगमता से हो पाता है और ये अच्छा हो पाता है। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां एक जनजाति पाई जाती है जिसको विश्व की सबसे लंबी जनजाति का नाम दिया जाता है, मसाई ट्राइब इसका नाम है, और ये मिलती है कालाहारी मरुस्थल में। अब इस मसाई जनजाति के बारे में याद रखिएगा कि कई बार इसको कहा जाता है कि एक खून पीने वाली यानी कि रक्त पिपासु जनजाति भी है। एक जीव होता है बाइसन, गूगल कर लेना इसके बारे में, आपको दिखेगा, बहुत विशाल काय, जैसे कि राइनो होता है ना, ऐसे ही विशाल काय, भैंसा बोलते हैं इसको जंगल, हाँ बाइसन यानी कि भैंसा। तो ये आप गूगल करके इसकी इमेज देखेंगे तो ये बहुत विशाल काय रहता है। इसका खून पीने के लिए कुख्यात माने जाते हैं, यानी कि इनको रक्त पिपासु जनजाति कहा जाता है। परंतु याद रखो कि हर वक्त हर बार अर्ध ज्ञान जानलेवा होता है। तो यहां पर ये रक्त पीते हैं बाइसन का, परंतु इनके यहां एक त्योहार होता है, जैसे हमारे यहां कुछ त्योहार होते हैं, उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके यहां एक त्योहार होता है। उस एक विशेष त्योहार में ये बाइसन का खून पीते हैं। नहीं तो भाई कई लोग पढ़ा देते हैं कि बाइसन का खून पीने के लिए जाने जाते हैं रक्त पिपासु जनजाति है। पहले आप उसके पूरे सिनेरियो को जान लें, फिर उसके बारे में आप चर्चा करें। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहां पर देखिएगा, ये तो हुआ हमारा सहारा मरुस्थल, एटलस पर्वत और साथ में नामीब और कालाहारी मरुस्थल के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आफ्टर दैट, इसके बाद आप याद रखें कि जहां पर आपको कालाहारी मरुस्थल दिखाई दे रहा है उसी के आसपास वाले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में दो स्थलरुद्ध देश हैं, एक आता है स्वाजीलैंड और एक आता है लेसोथो। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है, एटलस पर्वत के ही जैसा। यहां पर इस माउंटेन को नाम दिया जाता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, इस माउंटेन का नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। और ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है? बस ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और साथ ही साथ चूंकि इस पूरे ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, इस पूरे दक्षिण अफ्रीका में आपको उतने ज्यादा बड़े विशालकाय माउंटेन्स दिखाई नहीं देते हैं, और इसीलिए जहां पर जो चीज कम होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मरुस्थल यहां पर आपको बहुत सारे दिखेंगे, यानी कि बड़े बड़े दिखेंगे, परंतु पर्वत बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे एक हो गया ड्रैकेंसबर्ग, एक हो गया एटलस। हाँ, यहां पर और भी कई माउंटेन्स हैं। असल में ये माउंटेन्स नहीं है, माउंटेन्स की पीक हैं ये, है ना, इनको भी मार्क कर लेना यदि आप
का मन करे तो भाई यहाँ पर आपको एक माउंटेन की पीक दिखाई देगी, है ना, या फिर चोटी दिखाई देगी। इसको नाम दिया जाता है माउंट कैमरून का। ठीक है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है या फिर ज्वालामुखी चोटी का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक और चोटी देखने के लिए मिलेगी, इसको नाम दिया जाता है माउंट एल्गोन का। ठीक है, याद रखना कि ये जो अफ्रीका का वीडियो है ना, ये 2 पार्ट में होगा आपके लिए। यानी कि एक पार्ट में मैंने इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बता दी है। जो सेकंड पार्ट आएगा इसमें मैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ की रिवर्स के बारे में। तो इसके 2 वीडियो आएंगे। अफ्रीका महाद्वीप, कई महाद्वीप ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मैं चाहूँ तो 1.5-2 घंटे का वीडियो बना दूँ, 3 घंटे का वीडियो बना दूँ, पर मैं जानता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखने आते हो ना तो ड्यूरेशन देखते हो कि यार ये बहुत बड़ा वीडियो है, इसको ना एक काम करेंगे हम फ्री टाइम में बैठकर देखेंगे। और विश्वास मानिए वो फ्री टाइम कभी नहीं आ पाता है, यानी कि 90 to 95% स्टूडेंट का फ्री टाइम तो आ ही नहीं पाता है। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कई बार मेरे साथ भी यही घटना घटित होती है। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखिएगा, ये ऐसी कई चोटियां आपको पूरे अफ्रीका में देखने के लिए मिलेंगी, परंतु यदि सतत पर्वत श्रृंखलाओं की आप बात करेंगे तो ये 2 मुख्य हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर याद रखो कि भाई जिस एरिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है मैंने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आपके साथ पहले ही साझा कर ली है। फिर भी यहां पर मैं एक बार रिपीट करता हूं कि यदि आप इस कांगो बेसिन वाले एरिया की बात करेंगे तो असल में ये एक सदाबहार वन है। इसको नाम दिया जाता है कांगो बेसिन वाला क्षेत्र। आता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की श्रेणी में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई विश्व में यदि आप देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को विश्व के किडनी और फेफड़े का नाम दिया जाता है। इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण केवल और केवल एक है कि असल में एक फेमस पर्यावरणविद थे, या फिर यूं कहा जाए कि एक रिसर्चर थे, इनको स्कॉलर की संज्ञा भी दी जाती है ना। इनका नाम चार्ल्स डार्विन, आपने पहले भी सुना होगा। और साथ ही साथ इनके जो गुरु हैं जिनको वॉन हम्बोल्ट कहा जाता है, जिसको आप दक्षिण अफ्रीका के सिनेरियो में पढ़ते हैं कि भाई असल में वॉन हम्बोल्ट जलधारा के कारण आटाकामा डेजर्ट का निर्माण होता है। हम्बोल्ट जलधारा, जिसको पेरू जलधारा भी कहा जाता है ना। इन दोनों की थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आप इन दोनों की थ्योरीज में पढ़ते हैं कि असल में जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सीधी सी बात है कि यदि पृथ्वी पर मानव के जैसा रहना चाहता है तो ये अमेजन वनों को टच ना करे। और कई ऐसी प्रजातियों के बारे में इन्होंने बताया था जो अमेजन वन में विद्यमान थी। अब यहां पर इनकी बुक को भी जला दिया गया, तमाम प्रकार की सिनेरियो हुए, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। मैं अभी यहां पर रहता हूं तो असल में ये सदाबहार वन है। जो बात अमेजन वन के संदर्भ में कही गई, याद रखना एनवायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वो सेम बातें इन कांगो बेसिन के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जो भूमिका अमेजन वन निभाते हैं वही भूमिका ये कांगो वन भी निभाते हैं। इनका विस्तार आपको कांगो रिपब्लिक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और गैबोन, ये सभी देश जहां पर आते हैं वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। असल में एक नदी है जिसको नाम दिया जाता है कांगो। इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है और ये गिनी की खाड़ी के समीप अपना मुहाना बनाती है। और साथ में एक और बात कि यहां पर एक जलधारा आपको देखने के लिए मिलेगी, इसे नाम दिया जाता है गिनी की जलधारा, गिनी की गर्म जलधारा। और ये जो जलधारा है ना, इसके कारण ही इस कांगो वाले एरिया में पर्याप्त वर्षा होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई इस गिनी की जलधारा के कारण ही वास्तविकता में निर्माण हुआ है इस पूरे कांगो बेसिन वाले एरिया का। यह है गिनी जलधारा, ठीक है, इसके कारण निर्माण हुआ है पूरे के पूरे कांगो बेसिन वाले इस सदाबहार वन का। अब यहां पर मैं वो बात बताता हूं जो कि असल में मैं बताने वाला था कि जितने भी सदाबहार वन हैं वहां पर वृक्षावरण तो बहुत ज्यादा है। और वृक्षावरण बहुत ज्यादा है तो भाई असल में ये जो वृक्ष होते हैं ये कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। 18वीं शताब्दी यानी कि वर्तमान से लगभग 250-300 वर्ष पहले जब हमने पृथ्वी के गर्भ का कार्बन निकाला और कार्बन को जलाना प्रारंभ किया तो इसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता परसेंटेज जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार था। फिर बाद में यही कहा गया कि भाई आप तमाम प्रकार के सिनेरियो को अपना लो, आप तमाम प्रकार के यहाँ पर सिद्धांत अपना लो इस जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को कंट्रोल करने के लिए। परंतु वर्तमान समस्या यह है कि इसको कंट्रोल किया जाना हमारे बस से बाहर हो गया है। और इसके लिए साइंटिस्ट पहले ही कह चुके हैं कि भाई यदि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन की समस्या को आपको हल करना है तो आप केवल और केवल एक काम करें, वृक्षावरण कर लें। वर्तमान में मानव क्या कर रहा है कि इन अमेजन वनों को काट रहा है और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहां पर वो संसाधनों की खोज के लिए भी इनको काट रहा है। तो इसके कारण जो कार्बन सिंक है
वो कार्बन सोर्स में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात जब इन वनों को काटा जाता है तो फिर ये इनका जैविक अपघटन होता है और जैविक अपघटन के द्वारा खुले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जिसके कारण वायुमंडल में पहले से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एक समस्या का विषय बना हुआ है। यानी कि वो जो थ्योरीज दी गई थी कि भाई अमेजन वन में और जितने भी प्रकार के सदाबहार वन हैं वहां पर मानव प्रवेश ना करे, ये इसलिए कहा गया था क्योंकि मानव यहां पर प्रवेश करेगा तो मानव अपने साथ केवल और केवल लेकर आता है तो विनाश। आप कहीं पर भी देखें कि मानव की पहुंच यदि किसी भी एरिया में बनी है तो वहां पर जाकर ये डिस्ट्रॉय ही करेगा उस संबंधित क्षेत्र को, चाहे वो अमेजन वन वाला एरिया हो, चाहे वो साहिल वन, चाहे वो सवाना घास के मैदान वाला एरिया हो, कांगो बेसिन वाला क्षेत्र हो, सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र हो, वहां पर मानव जाकर अपना फैलाव करता है, उस एरिया को डिस्ट्रॉय ही करता है। इसीलिए ये बात कही गई थी कि भाई मानव यदि पृथ्वी पर मानव के जैसा रहना चाहता है वो केवल और केवल एक काम करे कि इन सदाबहार वनों को हाथ ना लगाए। साथ में एक और बात बताता हूं कि ये बात कही क्यों गई थी, क्योंकि असल में याद रखिएगा कि ये है सदाबहार वन और एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं ये कि भाई यदि किसी भी एरिया को मानव डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी भी मानव की ही होती है। यानी कि किसी भी एरिया से यदि आपने वनाच्छादन समाप्त कर दिया है तो अब आपकी ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहां पर वनाच्छादन को पुनः स्थापित करें या फिर पुनर्जीवित करें। अब यदि यहां से एक बार ये सदाबहार वन नष्ट होते हैं पूरे विश्व में जहां पर भी सदाबहार वन है, यदि वहां से एक बार सदाबहार वन नष्ट हो जाते हैं तो याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में मानव की ये क्षमता से परे है कि वो सदाबहार वनों को वापस से वहां पर रीइंट्रोड्यूस करा दे, पुनर्स्थापित करा दी। मानव करा ही नहीं कर सकता है। कारण क्या है कि असल में ये जितने भी सदाबहार वन हैं, ये समस्त सदाबहार वन असल में वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शायद आपने ये पढ़ा भी होगा कि वर्षा यानी वर्षण के चुंबकत्व की ये भूमिका निभाती है, वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि मान लीजिए यहां से ये कांगो वन गायब हुए या फिर वर्ल्ड के किसी भी एरिया से जो सदाबहार वन है ये गायब होंगे तो वहां का वर्षा पैटर्न परिवर्तित हो जाएगा, वहां की मृदा में परिवर्तन हो जाएगा, वहां पर चलने वाली विंड्स में परिवर्तन हो जाएगा और साथ में वाष्पोत्सर्जन, ह्यूमिडिटी, ये सभी चेंज हो जाएंगे। तो याद रखें ये सब सिनेरियो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं क्योंकि इस एरिया में सदाबहार वन है और इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि भाई मानव इन सदाबहार वनों को बचाए, बस इनको डिस्ट्रॉय ना करे, जो कि मानव वर्तमान में कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई मानव अपने विनाश को स्वयं ही बुला रहा है। तो ये जो कांगो, गैबोन और कांगो रिपब्लिक, एक बार वहां एटलस में जाकर देखेंगे आप तो यहां पर समस्त प्रकार के देश आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो नदी मैं बना रहा हूं ये है कांगो नदी और ये पूरा पूरा कांगो नदी तंत्र वाला एरिया है और इसी कांगो नदी तंत्र के आसपास वाले रीजन में आपको विस्तृत दिखाई दे रहे हैं ये कांगो बेसिन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको नाम दिया जा रहा है कांगो बेसिन वाला एरिया। और जब आप इसी के बाजू में देखते हैं तो आपको दिखाई देते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इनको एक काम करता हूं मैं ना थोड़ा सा ऑरेंज कलर से बनाता हूं। अच्छा, कांगो बेसिन के बारे में एक और बात याद रखिएगा, मैं भूल रहा था। यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जो कि वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब मानी जाती है, दैट इज पिग्मी जनजाति या फिर पिग्मी ट्राइब इसको नाम दिया जाता है। और ये ट्री हाउसेस में रहती है, छोटे पशुओं का ये शिकार करती है। और बात वही है कि भाई यहां पर सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब आपको क्यों देखने के लिए मिल रही है, तो यहां पर एक्चुअली ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा है, आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसीलिए आपको यहां पर विश्व की सबसे छोटी जनजाति दिखाई देती है। आफ्टर दैट अब आप जब इसके बाजू में आते हैं जहां पर ये माउंट एल्गोन वगैरह दिख रहे हैं, है ना, इसी के आसपास वाले रीजन में, इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं भाई। यहां पर आपको दिखाई देते हैं एक प्रकार के घास के मैदान और इन्हें नाम दिया जाता है असल में सवाना ग्रासलैंड एरिया। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित जो घास के मैदान होते हैं इनको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सेम एज यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, इन्हें नाम दिया जाता है सवाना ग्रासलैंड एरिया। ये अनेक प्रकार के जीवों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, जैसे कि जिराफ हो, जेब्रा हो, है ना, एशियाटिक लायन, अफ्रीकन लायन की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये प्राकृतिक आवास है इन सभी जीव जंतुओं का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो भाई ये है सवाना ग्रासलैंड एरिया। यदि आप इन घास के मैदानों की बात करते हैं तो यहाँ ये मेनली एक गतिविधि के लिए जाने जाते हैं और ये क्या है,
तो यहां पर होता है फॉरेस्ट फायर। एवरी ईयर आप पाएंगे कि यहां पर फॉरेस्ट फायर की घटना घटित होती है और इसके कारण जीवों का, और ऐसा वैसा नहीं, विश्व में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि इन सवाना घास के मैदानों में मुख्यतः निवास करते हैं, उनका विश्व में सबसे अधिक पलायन यहां पर होता है। ठीक है, और ये पलायन करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इसीलिए यदि आप पाएंगे कि यदि आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो जीव जंतु हैं इनका आकार कंपैरेटिवली सभी से बड़ा होता है। कारण क्या है भाई कि इनका मेटाबॉलियम सिस्टम, इनका आनुवांशिकी विकास बहुत अधिक हुआ होता है और ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, यानी कि इस घास के मैदान में लगने वाली आग के कारण। अच्छा, ये लगती क्यों है ये भी मैं पहले बता चुका हूं, आई रिपीट इट, कि भाई असल में ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यानी कि एक विशेष ऋतु में, जिसको हम नाम देते हैं क्या, ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल में होता ये है कि ये सूख जाते हैं, है ना, और जब ये शुष्क होते हैं तो यहां पर प्रवाहित होने वाली जो विंड्स हैं वहां पर सन्नी घर्षण के कारण फिर इनमें आग लगती है और यही आग कई बार जंगलों तक फैल जाती है और जंगलों में फैलने के कारण असल में इसे नाम दिया जाता है फॉरेस्ट फायर का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जंगलों में ही लग रही है, भाई घास के मैदानों में लगती है जो कि फैल जाती है इन जंगलों तक, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है फॉरेस्ट फायर का। तो ये फॉरेस्ट फायर के लिए जाने जाएंगे, जिसके कारण जानवरों में क्रमिक विकास की अवधारणा आपको यहां देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई? अब यहां पर याद रखिएगा कि भाई ये जो सहारा मरुस्थल वाला एरिया है और जो सवाना वन वाला क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य में एक अपवाद का क्षेत्र भी पाया जाता है। यानी कि भाई यदि ये मरुस्थल है तो मरुस्थल कहीं तो खत्म हो रहा होगा ना, यानी कि यदि आप मध्य वाला एरिया देखेंगे तो ये ज्यादा मरुस्थलीकृत होगा, फिर जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो कम मरुस्थलीकृत क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर धीरे धीरे घास के मैदान शुरू होंगे। ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन जोन की मैं बात कर रहा हूं। कहां पर है ये? तो भाई जहां पर आप देखते हैं क्या, ये सवाना घास के मैदान और साथ में ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र, इन दोनों के मध्य में एक क्षेत्र आता है जिसको नाम दिया जाता है साहेल का। ये साहेल एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको हल्की फुल्की घास, जिसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई? यानी कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन के बारे में जाना और साथ ही साथ इसके आसपास जो सागर और सीमांत सागर हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में थे वो करंट अफेयर के बारे में भी हमने देख लिया था। आफ्टर दैट इसके जोग्राफिकल एरिया के बारे में हमने जानना शुरू किया और कुछ द्वीपों के बारे में भी हमने समझा, जैसे मेडागास्कर, रियूनियन आइलैंड, कोमोरोस, पोर्ट लुइस और साथ में यहाँ पर साओ टोमे, कैनरी आइलैंड, और साथ ही साथ ये स्वेज नहर का एक विवाद भी मैंने आपको यहां पर बताया था। आफ्टर दैट यहां पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में जो कि फैक्चुअल डेटा थे उनके बारे में डिस्कशन हो गया था। फिर सहारा मरुस्थल और सवाना घास के मैदान, ये कांगो बेसिन और कालाहारी मरुस्थल, नामीब डेजर्ट, इनके बारे में डिस्कशन हुआ। एटलस और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के बारे में हमने जाना। यानी कि ये जो पूरा सिनेरियो है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये ज्योग्राफिकल लोकेशन अफ्रीका की यहां पर कंप्लीट होती है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा, याद रखिएगा कि इसके बाद वाले वीडियो में मैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियां और साथ में जो अदर फैक्चुअल डेटा है वो आपके साथ साझा कर रहा हूंगा। तो अगला वीडियो भी आप देखिएगा। अगले वीडियो की ड्यूरेशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, परंतु यदि उसी पूरे कंटेक्स्ट को मैं इस वीडियो में ऐड ऑन करता हूं तो इसकी ड्यूरेशन जरूर ज़्यादा हो जाएगी। दैट इज़ वाई मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं। तो अगले वीडियो को भी आप देखें, पार्ट 2 के नाम से ये आएगा। जब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहाँ पर छोड़कर आप अवश्य जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।